नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आप चौंक रहे होंगे कि गेस्ट शब्द का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूँ, या ये भी कह सकता हूँ मैं कि भविष्य की तयशुदा, यानी बिल्कुल ये तो तय हो गया है कि वो भविष्य की अफसर होने जा रही हैं से आप ये भी समझ गए होंगे कि वो जो चयनित कैंडिडेट हैं अखिल भारतीय सेवा की, रिसेंटली ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और वो मध्य प्रदेश की हैं और 274वीं रैंक उनकी है। तो अभी कार्डर अलॉटमेंट और क्या वो IRS में जाएंगी या IPS मिलेगा, ये प्रक्रिया अभी पूरी होनी है। लेकिन बहुत दिलचस्प है ये अनुभव भी मेरे लिए भी, उनके लिए तो उनसे पूछूंगा मैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि स्कूल गोइंग गर्ल, स्कूल जाने वाली कोई प्यारी सी जो बच्ची है, वो अपनी स्कूटी खड़ी करती है और वो स्कूटी से आई हैं हमारे ऑफिस। और बिल्कुल अभी जाहिर है, अभी वो उन्होंने मुझसे, हम बात कर रहे थे जब इस कार्यक्रम के पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, थकान, अब एक सुकून भरी थकान है। ये उनका एक्सप्रेशन तब भी था जब चयन के बाद हमने उनसे लाइव बातचीत की थी बंसल न्यूज़ पर। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं अंजनी मिश्रा, जिनकी पूरी AIR रैंक जिसको आप कहेंगे वो 274वीं हैं, आपके हमारे मध्य प्रदेश से हैं और इस वक्त ये भविष्य की अफसर मेरे साथ हैं। तो मुलाकात करिए अफसरनामा में भविष्य की अफसर अंजनी मिश्रा से। बहुत स्वागत करता हूँ जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपको देखकर लग रहा है। इस कार्यक्रम में हमने बड़े बड़े जिम्मेदार अफसरों से भी बात की। 1974 बैच के IAS अफसर भी यहाँ आए रिटायर्ड, और चीफ सेक्रेटरी रैंक के भी कई ऑफिसर्स से हमने बात की। केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं रहे OP रावत जी, उनसे भी हमने बात की। और आज हम मध्य प्रदेश की प्रतिभा अंजनी से बात कर रहे हैं। तो कपिल शर्मा के शो की तरह पूछूं, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल। अंजनी, थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि पिताजी आपके लोकायुक्त में हैं और महत्वपूर्ण पद पर DSP हैं। जी जी। तो घर में एक वातावरण अधिकारी एलिमेंट जो था वो तो आपने देखा ही है। जी। तो ये बात कहाँ से मन में आई? बड़े भाई जो हैं वो भी IT सेक्टर में हैं और एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें, हो सकता है भविष्य के अफसर वो भी हों आगे जाके। हमारी शुभकामनाएं। कैसे मन में ये बात आई कि मुझे अखिल भारतीय सेवा में जाना है, ये तैयारी करनी, कहाँ से ये सोच दिमाग में आई? सर, दरअसल बचपन से मैं अपनी नानी के साथ एक सीरियल आया करता था, अफसर बिटिया, वो देखा करती थी। बहुत छोटी कब की बात है ये? मैं 7-8 साल की रही होंगी तब। ठीक है। उससे बहुत प्रेरणा मिली कि अफसर बिटिया, फिर पापा को वर्दी में देखते हुए आए हैं। तो लगा कि हम भी कुछ करें भारत की सेवा के लिए। उसके बाद 11वीं 12वीं में कॉमर्स ले लिया, तो CA की तरफ मुख कर लिया। पर हमेशा दिल में ये था कि UPSC देना ही है और सेंट्रल सर्विसेज में जाना है। तो चार्टेड अकाउंटेंसी मैंने अपनी 2022 में कंप्लीट करी। उसके बाद 1.5 साल मुंबई में जाकर काम करा, PwC मुंबई में, थोड़ा अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। और 2024 मई से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मई 2025 में प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दिया। और ये पहला ही अटेम्प्ट है? जी, पहले प्रयास में। वाह। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना भी आसान नहीं है और बड़ा टफ माना जाता है वो। और उसमें भी आप बता रही हैं कि 1.5 साल आपने नौकरी भी कर ली मुंबई में। जी। तो इन सब अनुभव के बाद भी अफसर बिटिया दिमाग में अटकी थी कहीं ना कहीं? बिल्कुल। ये अफसर ही होना है। हाँ। क्योंकि मुंबई का अपना आकर्षण है जी। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत पैसा है, बहुत सारा नाम भी है। तो ये चीज़, लेकिन अफसर बिटिया होना था। हाँ। तो अफसर बिटिया दिमाग में थी, तो अफसर की बिटिया अफसर अब होने ही जा रही है। तो सब्जेक्ट आपने क्या लिया अंजनी, क्या सब्जेक्ट थे आपके? मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, 2 पेपर जिसके होते हैं, वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उसी से था, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लिया था। अच्छा जी। तो किसी से गाइडेंस लिया आपने या खुद ही सोचा कि यही बेहतर होगा? सब्जेक्ट तो खुद ही चुना। कुछ जो चयनित अफसर हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी कहा क्योंकि आप CA हैं तो आपको थोड़ा एज मिल जाएगा।
और बाकी ऑनलाइन कोचिंग भी मैंने ली थी, तो उन्होंने भी काफ़ी मदद करी इसमें। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग दिल्ली से ली आपने? जी, दिल्ली से। अच्छा, और ये सब तैयारी में कितना समय लगा आपको, मुंबई से लौटकर इस तैयारी में जुटने में? 1-1.5 साल का समय था आपके पास? देखा जाए तो 11 महीने का समय था, क्योंकि मई से शुरू हुआ और मई में ही अगले साल मई में परीक्षा दे दी, और पूरी जर्नी मई 2024 से लेके 6 मार्च 2026 तक की रही है। ये तो आपका कमाल का डेडिकेशन है अंजनी कि आपने इतने कम समय में ये कर दिखाया। तैयारी शुरू करने के पहले एक एंग्जाइटी बढ़ती है हमारे मन में। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि कोई चैलेंजिंग टास्क आता है तो मुझे एक बेचैनी परेशान करती है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बड़ी कूल एक पर्सनैलिटी, आपकी बहुत ऐसा घबराहट नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती। इसका श्रेय किसे देंगे? आपके पेरेंट्स को, या आपका स्वभाव ही ऐसा है कि कैसे कैसे इसको आप डिस्क्राइब करेंगे? सर, एंजाइटी इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं पास हो गई हूँ। अगर पहले थी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थी। हाँ। और पर मेरा हमेशा एक मंत्रा रहा है कि अगर आपका मोटिवेशन का सोर्स बाहर से आ रहा है तो आप लंबे रेस के घोड़े नहीं हैं, पर अगर आप खुद ही मोटिवेटेड फील कर सकते हैं खुद से ही, तो फिर आप असफलता के बाद भी वापस खुद को उठाकर दौड़ सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये मंत्र दिया। तो ये सेल्फ मोटिवेशन जो है, ये इसका स्रोत कहाँ था आपके भीतर? इसका सोर्स कहाँ था? क्या सोचकर आप सेल्फ मोटिवेशन की तरफ जाती थी? अपने को कैसे प्रेरित करती थी? कुछ बिंदुओं से मैंने खुद को जोड़ दिया था। जैसे मेरे पिता जैसे पुलिस में हैं, तो 16-16 घंटे उनको मैंने लगातार काम करते हुए देखा है। मेरा यही मानना था कि अगर कोई इंसान 16 घंटे फील्ड पर खड़े होकर काम कर सकता है तो मुझे तो 8-10 घंटे बस टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है, इतना मैं कर सकती हूँ। दूसरा, एक मेरे पापा के फ्रेंड हैं सीए सुनील हिरानी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने पिता को सबसे बढ़िया गिफ्ट यही दे सकती हो कि उनके नौकरी में होते हुए खुद भारत की सेवा में लग जाओ, मतलब सेंट्रल की नौकरी लग जाए। वाह, ये पापा के मित्र हैं। जी जी जी, उन्होंने ये बात जी, मेरे ख्याल से इसने आपको काफ़ी। हाँ, तो ऐसे कुछ बिंदुओं से खुद को जोड़ लो। जब भी आप डाउन फील करो तो उन्हीं को पकड़ो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाओ। आपका जब मन खराब होता था, कभी मन जब कहता था कि अंजनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या खराब थी, ठीक है ना, सोचने से थोड़ी हो जाएगा सब, तो वहाँ आप ऐसे दौर आए आपके इस 11 महीने के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल सर, इस एज में एक डर ये लगा रहता है कि सारे दोस्त आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे सीए का नॉलेज भी मैं भूल रही हूँ, फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है क्योंकि नौकरी छोड़ दी। तो अक्सर इस बात की चर्चा मैं अपने मम्मी और भैया से करती रही, तो वो लोग भी बहुत प्रोत्साहित करते रहे, हमेशा कहते रहे कि तुम पैसे नहीं कमा रही हो पर तुम ज्ञान कमा रही हो, और नहीं भी हुआ तो ये नॉलेज तुम्हारे आगे बहुत काम आएगा। और मैं सच में कहना चाहूँगी कि मैं सफल हो गई तो कहना आसान भी है मेरे लिए, लेकिन अगर मैं असफल भी होती तो इस परीक्षा ने मुझे जिस तरीके से बदला है एज अ ह्यूमन, वो उसके लिए मैं कमीशन को ही हमेशा थैंकफुल रहूँगी। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि क्या बदला आपको इस परीक्षा की तैयारी ने? पहला तो सर की पेशेंस सिखा दिया, धैर्य कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मतलब हम लोग 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हैं, दिन खराब हो अच्छा हो, पढ़ना तो छोड़ नहीं सकते। एक दिन का न्यूज़पेपर छोड़ा, वो अगले दिन नई न्यूज़ आ गई, अब आप दोनों दिन का कवर करना है, तो खूब पेशेंस से अपना मन संभाल के करना। दूसरी चीज़, जब आप इतना पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि देश को अच्छे लोगों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो भले ही सेवा में ना हो लेकिन भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए दे सकें, वो मैंने शुरू से ठान लिया था कि कुछ ना कुछ अच्छा करना ही है देश के लिए। ज़रूरी नहीं है सर्विस में ही आके करें, सर्विस एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देती है आपको, तो नज़रिया बदल गया सर। अंजनी, आपसे बात करते हुए और आपकी पर्सनैलिटी जब हमने आपसे पहली बार बात की थी, ये चीज़ समझ में आती है कि आप एक बहुत संस्कारित युवा हैं और आपकी ग्रूमिंग अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से हुई है। और दूसरा, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रुझान भी आपकी आंखें बताती हैं कि आपका ईश्वर जो शक्ति है, एक अव्यक्त, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, उसमें आपकी बड़ी गहरी आस्था है। कैसे कनेक्ट फील करती हैं उससे, उस अदृश्य शक्ति से?
सर मेरे डेली रूटीन में ही था, शाम को अपने कॉलोनी के मंदिर में जाके एक दिया लगाना। मैंने भगवान से सफलता नहीं मांगी, सिर्फ शक्ति मांगी कि कुछ भी हो आप साथ रहना, और अगर जीत हासिल हुई तो उसको सर पे नहीं चढ़ने देना, और हार हासिल हुई तो वापस उठने की हिम्मत देना। भगवान, कमाल है आप, वाह वाह। प्रणाम है आपके माता पिता को, आपके बड़े भाई साहब को, कि वो इस संस्कार के साथ आपको, मैं आपको सुन रहा हूँ और ये कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि मंत्र मुग्ध हो रहा हूँ। धन्यवाद सर। हाँ, कि ये विचार आपके इतने रिफाइंड इस उम्र में, आपकी ये सोच, तो क्या देवी के स्वरूप को पूछती हैं, या हनुमान जी को, या शिव जी को, या विष्णु जी को? सनातन में तो नाना प्रकार के रूप हैं ईश्वर के। ये सवाल मैं खुद इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। अरे वाह। तो मतलब समझ ही नहीं आता है, जिनको देखो उन पे आस्था ज्यादा बढ़ती जाती है। वैसे तो प्रभु श्री राम की भक्ति में ज्यादा लीन हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह। तो जहाँ आप दिया लगाती रही जिस मंदिर में, वो भगवान प्रभु श्री राम का ही मंदिर, श्री राम जी का मंदिर है। आप अपने, मैं उस सवाल, क्योंकि बहुत सारे युवा इस कार्यक्रम में हमसे पूछते हैं कि सर आप ये ज़रूर पूछिएगा कि लो डाउन जब आए तो मोटिवेशन तो बड़ा कमज़ोर हो जाता है, कई बार हमें लगता है छोड़ देंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है। उस समय आपने खुद कहा कि सेल्फ मोटिवेशन था और ईश्वर के पास आपका जाना होता था। क्या इसमें दोस्त, परिवार, ये सब भी बड़े मदद करते थे जब आप कभी अपना शेयर करती थी? शेयरिंग कितनी होती थी आपकी? मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सर इस पूरी जर्नी में। तो जब भी बहुत डर लगता था या एंजाइटी होती थी तो उनके पास जाती थी, और फिर वो यही कहना चाहिए कि मेरी जितनी भी पुरानी सफलताएं हैं उनका थोड़ा मेरे सामने गुणगान कर देती थी, तो एक एनर्जी आ जाती थी कि अरे हाँ तब ये भी तो करा था, वो भी तो करा था, तो ये भी कर लेंगे। अब जैसे भैया हैं, वो भी समझाते रहते थे कि इतनी आसान परीक्षा नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है कि सिर्फ वो पेपर पे तुम्हें चेक कर रहे हैं, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ भी चेक कर रहे हैं, तो कमज़ोर नहीं पड़ना है, जाओ आधे घंटे वॉक करके आओ, दोस्तों से मिलने चले जाओ। और दोस्तों से मिलने चले जाते थे तो वो पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं करते थे, इधर उधर हंसी मजाक की बातें करी, आप फ्रेश हो गए, वापस आए, अपना वापस लग गए पढ़ाई में। वाह। तो मम्मी जी की भूमिका जामवंत की तरह थी कि जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूलने लगते थे तो जामवंत जी खड़े हो जाते थे, हे हनुमान तुम्हारे भीतर तो अद्भुत शक्ति है, ये देखो बचपन में तुमने सूर्यदेव को निगल लिया था। तो वो और संयोग से आपका नाम भी अंजनी है। जी जी, ये सुंदरकांड की ये जो चौपाई ही है, ये मैं भी खुद दोहराती हूँ कि कही रीछपति सुनु हनुमाना, काहे चुप्पी साधेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और नाम भी अंजनी है तो वो कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो आपके व्यक्तित्व में है, प्रभु श्री राम की तरफ हो सकता है आपका झुकाव ही इसीलिए हो। जीएस जनरल स्टडीज करते समय किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा? आपने न्यूज़पेपर की बात की, कौन सा अखबार आप पढ़ती थी? द हिंदू मैंने पढ़ा ये तो बहुत सबसे पवित्र अखबार माना जाता है अखिल भारतीय सेवा के लिए। जी जी। तो पहले से हैबिट थी आपकी अखबार पढ़ने की? क्योंकि आपकी पीढ़ी तो अब डिजिटल वाली पीढ़ी है, पूरी तरह से किंडल, मोबाइल और डिजिटल ही रीडिंग है सारी। सर डिजिटल में तो इसमें बड़ी पुरानी हूँ मुझे लगता है। अरे बाप रे। हाँ, तो पेपर ही चाहिए, पेपर ही चाहिए। फोन में वो फील ही नहीं आता है, कभी कभार लगता है न्यूज़पेपर का। तो तैयारी के 1 साल पहले से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था ताकि मेरा बेस बनता रहे, और जब तैयारी शुरू करूँ तो डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि एकदम से जब आप स्टार्ट करते हैं बहुत चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो 1 साल पहले से न्यूज़पेपर शुरू की। फिर वो मकाम आया कि सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में जी। फिर एक बड़ा अचीवमेंट हुआ, फिर उसके बाद अब मेंस है, और मेंस अच्छा लिखना है जिससे इंटरव्यू में आप अटके नहीं जी। ये भी आपको क्लियर होगा ही शुरू से, लोगों ने, आप जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे उन्होंने बताया होगा। तो मेंस के लिए फिर आपने किस ताकत से, कि पहली बार में ही आपने कामयाबी हासिल कर ली, और ज़्यादा मोटिवेटेड हुई और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हुई आप? मैं ये बताना चाहूँगी सर कि जैसे ही मुझे पता चला, भैया ने ही बताया था कि प्री निकल गया है, तो पहले शब्द यही थे मेरे कि मम्मी ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि मेंस की तैयारी ही नहीं है, अब प्री निकल गया तो क्या करेंगे। हाँ। फिर 1-2 मेंटर से बात करी, 1-2 कोचिंग में भी पता करा कि सर अब मेरा पहला ही प्रयास है, उतनी तगड़ी तैयारी नहीं है तो क्या करना है।
उन लोगों ने एक रोड मैप बना के दिया। तो मैंने एक ही चीज़ करी है सर, पूरी तैयारी में मैंने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। जो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन्होंने जो कहा वो सच्चे दिल से करा। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आपको जो बड़ा प्रॉब्लम है युवाओं हाँ, वो काम उनको करने दीजिए जो खूब सोचते हैं और आपके लिए आपको एक पूरा प्लान बना के देते हैं, बस उसी पे लगे रहिए। तो आंसर राइटिंग का ऐसा था कि तैयारी के दौरान ही जो 11 महीने मैंने जो ऑनलाइन कोचिंग ली थी, तो वो 5-5 क्वेश्चन देते थे एक हफ्ते में लिखने के लिए। वो मैं लिखकर जांच करवा लेती थी उनका। तो पता ही नहीं था कि बेस बन चुका है। और वही फिर अपने मॉक टेस्ट दिए, उसका रिजल्ट आता था तो मेंटोर से बात करी, वो वहाँ पे बता देते थे यहाँ गलती है, यहाँ सुधार हो सकता है। और फिर जब मेंस लिखने बैठती थी मैं, तो यही सोचती थी कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पेपर कंप्लीट ही करना है, ये तो आर या पार की लड़ाई है। तो पेपर सारे कंप्लीट हुए और हर लेवल में जब मैं हॉल से निकली हूँ, घर आई हूँ, तो मैंने मम्मी पापा से यही कहा है कि जितना मैं कर सकती थी उतना कर दिया। मतलब इससे ज़्यादा तो ना मैं मेहनत कर सकती थी, ना इससे ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकती थी। और हमेशा एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले भैया एक ही बात कहता था, यही सोचना कि मॉक पेपर देने जा रही हो, फाइनल जैसा नहीं सोचना। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत दिमाग ठंडा रखना, बिना एक दूसरे को देखे ऑल द बेस्ट, हल्का शर्माते हैं हम दोनों भाई बहन, ऑल द बेस्ट हो जाता था। गए, वापस आई, भैया सिर्फ ये पूछता था कैसा गया, ठीक गया भैया, बस बात खत्म। उसके अलावा और कोई बात नहीं होती थी घर पे। मतलब आपने इधर से एग्जाम दिया और उसको भूल गए, फिर कोशिश की भूलने की, भूल तो नहीं सकते अप्रेंटली, लेकिन उसको दिमाग में नहीं रखा। हाँ, अगले पेपर पे उसका असर नहीं आना चाहिए। जब आपका आखिरी पेपर हुआ तो दिमाग में ये क्लैरिटी थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, या कुछ वो भी नहीं सोचा आपने? नहीं, अनसर्टेनिटी थी, काफी थी, क्योंकि आपको नहीं पता, एक तो पहला प्रयास है तो नहीं पता कैसे नंबर मिलेंगे आपने जो आंसर लिखे हैं। लेकिन इतनी राहत थी जब आखिरी पेपर हो गया। मेरे जब भी परीक्षा खत्म होती है तो एक ही गाना मेरे दिमाग में चलता है कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, क्योंकि वो स्ट्रेस से आप फिर दूर हो जाते हो। ये भी है, लेकिन आपकी चॉइस बड़ी अलग है। ये मेरे ख्याल से नूतन की किसी फिल्म का गाना है, और ये तो मेरे से भी बचपन की फिल्म का गाना है। तो आपको पुराने सॉन्ग्स भी पसंद है, या ये गाना कहीं से सुना और दिमाग में आ गया? हाँ, वही सुना और दिमाग में आ गया। मेरा कविता की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान है जी। तो जब आप पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में वाली फीलिंग के साथ हुई, और फिर एक नतीजा आता है कि लो भैया अंजनी जी, आपने तो अब वहाँ से पार करके संदेश भी ग्रहण कर लिया है, लंका भी पार कर ली है, संदेश भी ले लिया है कि माता सीता अशोक वाटिका में है, और अब आपको अंतिम लड़ाई के लिए, यानी महाप्रयाण जो युद्ध करना है, उसके लिए तैयार होना, जिसका नाम है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए फिर एक चिंता मन में कि क्या बोलें, कैसे बोलेंगे, क्या पूछेंगे। इसकी तैयारी कैसे हुई, किसने कराई, या आपने खुद को ही मोटिवेटेड करके फिर मोटिवेशन किया अपना और फिर आगे बढ़ी आप? जी, तो सर जैसा आपने कहा उसी लैंग्वेज में मैं बताती हूँ कि आखिरी युद्ध के लिए पुल बनाया गया था। हाँ। तो वो जो बताया कि हर पत्थर पे राम नाम लिखिए और फेंकिए समुद्र में, तो पुल बनता जाएगा। तो वो बताने वाले मेरी लाइफ में पापा के ही एक दोस्त हैं, महेंद्र जोशी अंकल, वो थे। अच्छा, तो क्लासेस भी लेते हैं? जी। तो उन्होंने मुझे इतनी मदद करी, अपना इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद 1-1.5 घंटा देना हर अल्टरनेट डे कि आओ मैं बताता हूँ बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, मुस्कुराना कितना है, और अपने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्या पढ़ो, स्ट्रेस नहीं लेना, हर चीज़ में बहुत गाइड करा। और भी हिंदी भवन में से भी मुझे भोपाल से बहुत मदद मिली, विक्रम सर से, नीमा मैडम से। और मतलब वही है कि वो जो कहते हैं ना, कारवा बनता चला गया। तो इंटरव्यू में इतने लोगों से मैं जुड़ी और सबका इतना मदद रहा। भैया के काफ़ी सारे दोस्तों ने भी इतनी मदद करी, खुद उनकी, जैसे मैं खुद उनकी ही छोटी बहन हूँ। ऐसे दिल्ली जब भी मैं मॉक देने गई, तो वही है, सब लोगों के जॉइंट एफर्ट्स हैं इंटरव्यू में, तो यही कहूँगी। हमने ये भी सुना है कि दिल्ली में जो मॉक टेस्ट लेने वाले
इंस्टीट्यूट्स हैं ये प्रतिभा को पहचान लेते हैं और ये भी कहते हैं कि जो आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ? जी, समझ गए थे कि अंजनी बिल्कुल आगे बढ़ने वाली, तो कहा होगा कि हमारे साथ तस्वीर रखिएगा जी। हाँ, मतलब फीडबैक काफ़ी अच्छे थे। इम्प्रूवमेंट के तो वो बताते ही हैं कि यहाँ आप थोड़ा बेहतर कर सकती हैं, पर उन्होंने कहा था कि हमें विश्वास है कि आप ज़रूर आपका चयन होगा। तो आप ये सजेस्ट करेंगी युवाओं को कि मॉक टेस्ट के लिए दिल्ली जाकर इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है? दो पहलू हैं सर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं और आपको लगता है कि वो डर से आपकी तैयारी पे असर पड़ेगा तो मत जाइए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, हम जाकर दे सकते हैं, थोड़ा हमको रियल इंटरव्यू को एक हल्का सा फील आ जाएगा, तो कोई बुराई नहीं है जाकर देने में। अंजनी, ये असेसमेंट आप कहाँ से लेके आती हैं? मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट की एक प्रोसेस आपके भीतर है, ऑटोमेटिक है, कि आपने ऐसे कहा जैसे आप मतलब बीते 15 सालों से आप IAS तैयार करने वाले किसी प्रशिक्षण मैकेनिज्म से जुड़ी हैं कि डरते हो तो मत जाना, और नहीं डरते हो, ये थॉट कहाँ, किसी ने आपके मन में ये थॉट जनरेट किया था या? सर वही बात है कि लोग 100 बातें कहते हैं, वो 100 बातों में से 2 बातें आपके साथ हमेशा रहेंगी जीवन भर। तो ऐसी जब सबसे आप एडवाइस लेते हैं तो आपको बहुत एडवाइस मिलती है, अब आपको सोचना है कि आपको कौन सी पकड़ कर रखनी है। तो ये भी कोई यही तो बात है, ये नीर क्षीर विवेक लाएं कहाँ से? ये जो देख रहे हैं भैया लोग, यही समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 100 एडवाइस मिलती हैं एक दिन में, लेकिन आप उसमें से जो सबसे बेस्ट चुनेंगे, जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसमें आप कूद पड़े, यस यही तो चाहिए था, मिल गया आज, यूरेका, वो अंजनी ने हमको मंत्र दिया। वाह, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब इंटरव्यू पे लौटते हैं। छोटी सी प्यारी सी मध्य प्रदेश की बिटिया पहुंच जाती है UPSC के दरवाजे पर, नॉक नॉक। कैसा अनुभव था जब आप दरवाज़ा अंदर, मे आई कम इन, ऐसा बोलना पड़ता है? जी जी, बोलना पड़ता तो है सर। आप जब अंदर पहुंचे, क्या उस दिन आपने वेशभूषा क्या चुनी थी? साड़ी? जी, अच्छा, मैं एक सिल्क की साड़ी थी, यहीं अपने MP की महेश्वरी सिल्क की साड़ी थी। वाह सर, घुसने के पहले मैंने खुद से एक वादा कर लिया था कि जहाँ अंजनी रही है, जिस टाइम मैं इस रूम से बाहर कदम रखूंगी, एक अफसर बाहर निकलना चाहिए। क्या बात है, वाह। हाँ, तो हमारे 4 मेल मेंबर और 1 लेडी मेंबर थी। तो सबसे पहला सवाल यही था कि CA हो, इधर आ रही हो, क्या मतलब मज़ा नहीं आता CA में? तो मैंने कहा नहीं सर, आई लव टू प्ले विथ नंबर्स। तो उन्होंने कहा लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। तो US इंडिया ट्रेड डील पे हमारा जमकर डिस्कशन चला, और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन। आपका क्या मानना है, मेरा ये मानना है, आप कुछ बता सकती हैं जिससे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूं। फिर महिला सशक्तिकरण पर बात चली, गिग इकोनॉमी पर बात चली, हिंदी कविता लिखने का शौक है तो प्रकाशन का भी सोचा है कि नहीं कभी? तो मैंने कहा कि सर बहुत बढ़िया आइडिया है, ज़रूर आगे जाके मैं ये भी पब्लिश भी करवाना चाहूँगी अपनी कविताएं। और क्योंकि मैं स्कूल कैप्टन रही हूँ तो उसके ऊपर भी प्रश्न थे कि आपने मैनेजमेंट का कैसे करा स्कूल कैप्टन होते हुए, और जो आजकल फाइनेंशियल और डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। कितने मिनट चला ये इंटरव्यू? 30 से 35 मिनट। 30 से 35। इंटरव्यू में हम क्या ध्यान रखें? मतलब कई बार क्योंकि डिस्कशन में जब हम फ्रेंडली हो जाते हैं और जब हमारे मन का डर, इनसिक्योरिटी या हम फेमिलियर हो जाते हैं तो हम थोड़े से कई बार बेबाक हो जाते हैं, और कई बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम यंग हैं, अगर आपकी एज में हैं तो एरोगेंस या वो एटीट्यूड दिखने लगता। आपने अपने को बचाया कॉन्शियसली इस पूरे 30-35 मिनट के कन्वर्सेशन में कि आप कहीं सेल्फ इम्पोजिंग ना लगें, अपने विचार थोपे ना, किसी चीज़ में अड़ ना जाएं, आर्ग्यूमेंट ना करें? जी हाँ, तो जैसे मैंने महेंद्र जोशी सर का जिक्र करा था, उनने मुझे कहा था एक मंत्रा दे रहा हूँ, ज़बान पे शक्कर और दिमाग के ऊपर बर्फ, ये अपना पूरे इंटरव्यू में ध्यान रखना। तो आप मुस्कुराओ, पोलाइट रहो, अगर आप कोई बात से एग्री नहीं भी कर रहे हैं तो तथ्य के साथ आप उसको साबित करिए कि माफ़ी चाहती हूँ सर, पर मेरा ये मानना है। और सर वो वहाँ पर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप एक ब्यूरोक्रेट बनकर जवाब दें। आप एक स्टूडेंट है फ़िलहाल, तो वो
आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं, खूब लिपे पुते जवाब नहीं देने हैं, बहुत ही सभ्य होकर मुस्कुरा कर पोलाइटली आपको अपना पॉइंट रखना है। बस आप जितने ओरिजिनल रहेंगे आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इंडियन यूएस ट्रेड डील पर आपकी क्या ओरिजिनलिटी थी, क्या आपका व्यू था, नटशेल में बताइए आप। जी मैंने ये कहा था सर कि कोई भी ट्रेड डील में ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ अपन को फ़ायदा हो या सिर्फ यूएसए को फ़ायदा हो। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है और इस मूवमेंट पे जब इतने हाई टैरिफ्स भारत पर थे तो जो ट्रेड डील आई है वो हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। हम देख रहे थे कि कितना पैनिक हो रहा था फार्मर मार्केट में और इन सब में, तो और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जितने भी ट्रेड डील से जुड़े लोग हैं कि उन्होंने खुद को नुकसान में नहीं रखा होगा। और ये भी था कि भारत एक ऐसे स्टेज पे है कि वो जितने देशों से अच्छे संबंध बनाकर रख सके उसे रखना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम यूएसए को दरकिनार कर दें, वो हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। बिल्कुल ठीक है। और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी इसके अलावा, फिर हम आपकी कविता सुनेंगे। सर स्विमिंग करने का शौक है, नई नई जगह स्पेशली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए, वो देखने का बहुत शौक है। कभी कभार कुकिंग भी कर लेती हूँ, पापा के लिए नई नई चीज़ें बनाने का बड़ा मन करता है। आपको देख के नहीं लगता कि आपको खाने का शौक है? ये मैं ना सबको एक संदेश ज़रूर देना चाहती हूँ कि इस परीक्षा में अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने रखा? नहीं, थोड़ी कमज़ोर पड़ गई मैं इस चीज़ में, इसीलिए इस पे बहुत जोर डालती हूँ मैं कि बहुत ध्यान रखिए। वेट लॉस किया इस दौरान? हो गया सर। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छा मंत्र दिया। कोई कविता आपकी कंक्लूड करते हुए, हाँ, जो आपको बहुत पसंद हो? एक थी मेरी प्यारी बिटिया, प्यारी थी उसे मेरी बिंदिया, एक बार जो रूठी मुझसे कभी लौट कर ना आई वो, दिन रात मैं भुला ना पाई तूने याद दिलाई वो, तू ना कभी रूठना मुझसे बिन तेरे ना रह पाऊंगी, एक छोड़कर चली गई तुझे छोड़ ना पाऊंगी। ओह, ये क्या किसी घटना से प्रेरित थी? जी, मेरा नानी से विशेष लगाव था, तो वो जब नहीं रही उसके बाद मैंने ये लिखी थी। और कैसे जो मदर नेचर है वो आपको एक ह्यूमन लॉस को ओवरकम करने में कैसे मदद करता है, तो कैसे, तो इसको मैंने ये रूप दे दिया था कि एक चिड़िया कैसे वो माँ के लिए उसकी बेटी की जगह तो नहीं कहेंगे, कोई जगह तो नहीं ले सकता है, पर कैसे जुड़ाव हो गया कि बेटी चली गई पर अब तुम हो तो तुम हाथ पकड़े रहना, नेचर जो है वो हाथ ना छोड़े, वो हाथ ना छोड़े। बहुत गहरे अर्थ हैं इसके। वाह 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 वाह, बहुत शुभकामनाएं अंजनी, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अफसरनामा में अगली बार एक और नए अफसर के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।